तो आज हम इंग्लिश मीडियम के लिए गॉस थ्योरम का लेक्चर 3 पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी जो आज का लेक्चर है वो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम ना जी, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चूंकि आप सबको मालूम होना चाहिए कि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में हम लोग 5 जो है एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। एक हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हॉलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे, और सेकेंड सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, थर्ड सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फोर्थ इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और फिफ्थ एनी कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यही 5 एप्लीकेशन है। इसके बाद में यह चैप्टर क्लोज। हर एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन पर डे पढ़ेंगे, 5 लेक्चर में यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यानी ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर, खोखला गोला के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब देखो, अब हम तुमको कुछ उपाय बताएंगे, कुछ हम प्रोसेस बताएंगे। वही प्रोसेस तुमको 5 एप्लीकेशन में करना है। अब हम क्या उपाय बताने जा रहे हैं, पहले आप मेरा जो है टेक्निक को देखिए, और टेक्निक के बाद में हम लाइन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपने पिछले लेक्चर में, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग पढ़े थे तो एक फार्मूला पढ़े थे, डी फाई इज इक्वल टू ईडीए कॉस थीटा। इस फार्मूला के बेसिस से हम लोग फ्लक्स निकालते थे। पहला फार्मूला पढ़े थे डी फाई इज इक्वल टू ईडीए कॉस थीटा ना जी। दूसरा फार्मूला निकाले थे हम लोग डी फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू ना। ये 2 फार्मूला निकाले थे। पहला फार्मूला वो था जब आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम हो, एरिया मालूम हो और दोनों के बीच का एंगल मालूम हो, तब जाके आप फ्लक्स निकालेंगे। दूसरा फार्मूला ये था कि जब आपको चार्ज मालूम हो और वो चार्ज क्लोज्ड बॉडी के अंदर हो, तो गॉस थ्योरम आराम से लगा के फ्लक्स निकालेंगे। ये 2 फार्मूला से फ्लक्स निकालेंगे, ये हमको मालूम था। तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन में यही काम है। पहले हम दोनों फार्मूला लगा करके फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स, ये दोनों फार्मूला लगा के इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, और उसके बाद में दोनों फार्मूला को इक्वेट कर देंगे। जैसे ये डी फाई इसके बराबर है तो ये इतना दूर इसके बराबर होगा। इतना ही काम करना है। पहला काम कि डी फाई इज इक्वल टू ईडीए कॉस थीटा फार्मूला लगा के फ्लक्स निकालेंगे। दूसरा काम कि डी फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू गॉस थ्योरम लगा के फ्लक्स निकालेंगे, और दोनों फार्मूला को इक्वेट कर देंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अपना माने धड़ाधड़ निकलते आ जाएगा। कैसे? जैसे राहुल गांधी एक मशीन बनाने वाले थे कि आलू डालेंगे तो उधर से सोना निकलते जाएगा, वैसे ही इधर यहाँ पर है कि जब ये दोनों फार्मूला लगा करके, ये दोनों फार्मूला लगा करके और दोनों फार्मूला को इक्वेट करेंगे, तो उधर से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अपना मोने निकलते चला आएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो हम लोग शुरू करते हैं ना जी। चलो बालक, स्टार्ट करते हैं। हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन का फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर बोले तो खोखला स्फीयर, ऐसा स्फीयर जिसके अंदर कुछ नहीं हो, खाली हो। जैसे कि फुटबॉल, फुटबॉल देखे ना जी, फुटबॉल के अंदर कुछ रहता है? खाली है पूरा का पूरा, अंदर कुछ नहीं हो। तो उस तरह के स्फीयर को हम लोग हॉलो स्फीयर कहते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है फुटबॉल, और इस फुटबॉल का कुछ रेडियस है r, और इस फुटबॉल पर कुछ चार्ज दिया जा रहा है प्लस क्यू चार्ज। जैसे ही अंदर में प्लस क्यू चार्ज देंगे यानी पॉजिटिव चार्ज देंगे,
तो प्लस प्लस क्या करेगा, धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो ये सब स्फीयर के बाहर आके और सरफेस पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली। सब जगह समान मात्रा में आवेश क्या होता है, बट जाता है, अंदर में नहीं रहता है, बाहर आ जाता है। अब यही स्फीयर है और इस पे चार्ज प्लस क्यू दिया गया है जिसका रेडियस आर है, और इसी के कारण आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला पता करना है। तो आपको तो मालूम है कि किसी चार्ज के कारण हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलग अलग होता है। अगर कोई ये चार्ज्ड बॉडी है तो इसके कारण यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, सब जगह अलग अलग होगा। वैसे ही इस स्फीयर के कारण भी हर जगह इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलग अलग होगा, एकदम होगा। तो इस स्फीयर के कारण हम बाहर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल सकते हैं कि स्फीयर से बाहर बताओ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा ना जी। इस स्फीयर से बाहर के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। और एक हम ये बता सकते हैं कि इस स्फीयर के सरफेस पर बताओ कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। और एक हम ये देख सकते हैं कि इस सरफेस के अंदर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना होगा। यानी जब हम हॉलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे तो कम से कम 3 केस हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक हॉलो स्फीयर के बाहर, एक हॉलो स्फीयर के सरफेस पर, और दूसरा हॉलो स्फीयर के अंदर। तो ये 3 केसेस मानेंगे और 3 केस मान के तीनों केस के लिए फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, तो ये एप्लीकेशन हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, तो चलते हैं हम लोग। तो आपका हेडिंग है गॉस, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर। पहला जो है इसका नाम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ठीक है। और इसमें केस आएगा, पहला केस हॉलो स्फीयर से बाहर, दूसरा केस हॉलो स्फीयर के सरफेस पर, तीसरा केस हॉलो स्फीयर के अंदर। इसमें हम केस फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। कहां, आउटसाइड द स्फीयर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी outside of the hollow sphere, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड ऑफ द हॉलो स्फीयर। कोई खोखला गोला है और उस खोखले गोले के बाहर में आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। तो चलो बालक, यहीं से आपका मेन पढ़ाई शुरू होता है आज का लेक्चर। तो हम मान रहे हैं कि मेरे पास कोई हॉलो स्फीयर है और उस हॉलो स्फीयर पर चार्ज दिया गया है प्लस क्यू। चार्ज जैसे ही अंदर में रखते हैं तो प्लस प्लस धक्का मारेगा, धक्का मारने के कारण सरफेस के बाहर आकर के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और उस हॉलो स्फीयर का रेडियस है बड़का आर। तो हम मान लिए कि हमारा पास एक ये स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस है आर, और इस पे जैसे ही हम प्लस क्यू चार्ज दिए, प्लस प्लस चार्ज दिए, तो प्लस प्लस धक्का मार के ये सरफेस के बाहर आकर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और इस चार्ज का वैल्यू है प्लस क्यू, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि आप इस सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर और सर स्फीयर से बाहर, सपोज मान लीजिए छोटा यार डिस्टेंस पर, आप इस पॉइंट पर, सपोज मान लीजिए पॉइंट P है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालिए। हमसे यही कहा जा रहा है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालिए। देखिए स्फीयर से बाहर है, तो जब हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने चलेंगे तो हम आपको बताए हैं कि 2 फार्मूला लगाना है, डी फाई इक्वल टू यूडीएस कॉस थीटा और दूसरा गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम कब लगता है? जब चार्ज क्लोज्ड बॉडी के अंदर हो। तो बताइए तो क्या ये चार्ज क्लोज्ड बॉडी के अंदर है?
क्या ये चार्ज क्लोज्ड बॉडी के अंदर है? नहीं है। गॉस थ्योरम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। तो गॉस थ्योरम कब लगेगा? जब ये चार्ज क्लोज्ड बॉडी के अंदर आएगा। तो देखिए, एक ऐसा सरफेस को हम इमेजिन करते हैं जिस सरफेस के अंदर में ये चार्ज आ जाएगा। एक ऐसा सरफेस हम इमेजिन करें अपना मन से जिस सरफेस के अंदर में ये चार्ज आ जाए। तो जो सरफेस हम लोग इमेजिन करते हैं उस सरफेस को गॉसियन प्लेन बोलते हैं। गॉसियन प्लेन एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिसके कारण चार्ज अंदर में आ जाता हो, उस सरफेस को हम लोग गॉसियन प्लेन कहते हैं। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करना है तो हमको एक गॉसियन प्लेन ड्रॉ करना होगा जिसके कारण ये चार्ज अंदर में आ जाएगा। हमसे बोला जा रहा है कि आप इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालिए जो कि इस केंद्र O से, सेंटर से R डिस्टेंस पर है। चूंकि हम गॉस थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम एक ऐसा सरफेस खींच रहे हैं गॉसियन प्लेन जिसके सरफेस पर यह पॉइंट P आ जाता हो। हमने क्या किया कि एक ऐसा गॉसियन प्लेन ड्रॉ किया जिसका रेडियस छोटा यार हो, और ये इस प्रकार से ड्रॉ किया कि ये पॉइंट P इसके सरफेस पर आ गया। ये सब बात जब डिराइव करेंगे तो लिखाएगा, हम लिखते उखते नहीं हैं। मेरा काम है समझाना, हम समझा दे रहे हैं कि हम एक ऐसा गॉसियन प्लेन ड्रॉ किए जिसका रेडियस R है, और इस प्रकार से ड्रॉ किए कि पॉइंट P कम्स ऑन द सरफेस ऑफ गॉसियन प्लेन। कोई दिक्कत नहीं। अब ये चार्ज अंदर में आ गया, गॉस थ्योरम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे। अब थोड़ा सोचो, हमसे बोला जा रहा है कि आप यहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालिए। तो भैया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जब यहां पर निकालने चलेंगे तो उस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब चूंकि देखो हमको निकालना है डी फाई इज इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा, फॉर्मूला निकालना है, लगाना है डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। एरिया हाई पॉइंट P जो है, थोड़ा सा देखो, ये कुछ ना कुछ सरफेस को इनक्लोज कर रहा है, कुछ ना कुछ सरफेस को घेर रहा है। आप इतना दिमाग मत लगाओ, एक छोटा सा हम बता रहे हैं उस तरह से दिमाग लगाओ। हमको फ्लक्स का फॉर्मूला निकालना है भाई, फ्लक्स का, ठीक है। और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ईडीएस कॉस थीटा, ईडीए कॉस थीटा। हम क्या करते हैं कि हमको निकालना है कि उस पूरा सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। अगर हमसे बोला जा रहा है कि आप इस पूरा सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, तो मेरे पास है कोई दिमाग जिससे हम पूरा सरफेस से निकाल सकते हैं? फिलहाल तो कोई दिमाग नहीं है। तो हम करते ये हैं कि हम पूरा सरफेस से तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा इस सरफेस को छोटा छोटा पार्ट्स में काट दें, और एक छोटा पार्ट्स के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल लें, और पूरा छोटा छोटा पार्ट्स को फिर से जोड़ दें, तो नहीं मालूम चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ये पूरा सरफेस से बोला जा रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए मेरे पास कोई प्रोसेस नहीं है, तो हम एक काम कर रहे हैं कि इस सरफेस को छोटा छोटा पार्ट्स में काट दे रहे हैं। काट दिए, देखो खच 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 काट दिए, और एक पार्ट्स से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ये कैलकुलेट हो जाएगा कि एक पार्ट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, और सभी पार्ट्स को पकड़ के जोड़ देंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मालूम चल जाएगा, एकदम मालूम चल जाएगा। तो वही प्रोसेस अपनाते हैं। हम करते ये हैं कि पार्ट्स को छोटा छोटा एरिया में काटते हैं। तो देखो ये पॉइंट P जो है कुछ छोटा सा सरफेस इनक्लोज कर रहा होगा। हम मान ले रहे हैं कि ये बहुत छोटा सा सरफेस है। अगर पूरा सरफेस को A से लिखते हैं तो ये बहुत छोटा सा सरफेस DA होगा। और एरिया इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इट्स ऑल्सो डायरेक्शन। इसके पास डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? एरिया बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डायरेक्शन की ओर होगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरियल वेक्टर आर इन कोलिनियर, एक ही लाइन में होगा। क्यों? क्योंकि एरिया बहुत छोटा है, इसलिए जिधर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन है उधर किसका? एरिया का डायरेक्शन होगा। ठीक है। और इस एरिया के इस गॉसियन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये बात दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। गॉसियन प्लेन
पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है और एरिया का भी परपेंडिकुलर होता है, जिस प्लेन में होता है उस प्लेन का परपेंडिकुलर, इसलिए दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। सिंपल सी बात है भाई। इतना काम हम लोग कर लिए, अब हम चलेंगे फॉर्मूला लगाने। बहुत इजीली अब बन जाएगा, अब कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है। जितना बात हम बोले अगर आप उस समझ गए तो अब इसके आगे कुछ नहीं है। हमने क्या किया, फिर से सुनो ध्यान से। हमने क्या किया, हमने एज्यूम किया कि मेरे पास एक होलो स्फीयर है जिसका रेडियस बड़ा आर है, उस पर चार्ज प्लस क्यू दिया जाता है, जिसके कारण स्फीयर के चारों ओर आके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हमें स्फीयर से बाहर छोटा या डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। चूंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, इसलिए हम क्या किए कि पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, तो इसलिए हम किए ये कि यहां पर एक गॉसियन प्लेन ड्रॉ किए, जिसके कारण ये चार्ज अंदर में आ गया। और जहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, तो चूंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, और एरिया बहुत छोटा है, इसलिए उस एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम हो गया। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डीए एरिया। और जो डीए एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, देख लो 0, क्योंकि दोनों एक लाइन पे है, तो कॉस 0 कितना होता है 1, तो डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए ना जी। यानी छोटा सा एरिया से जो फ्लक्स निकलेगा इतना निकलेगा। अब थोड़ा इधर देख लो, जब ये छोटा सा एरिया से फ्लक्स निकलेगा वो इतना निकलेगा, इसलिए पूरा एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा, इसलिए फ्लक्स एसोसिएटेड विथ होल सरफेस, पूरा सरफेस से फ्लक्स कितना निकलेगा, तो जब होल सरफेस निकलेगा तो फ्लक्स भी बहुत ज्यादा होगा, फ्लक्स को जोड़ना पड़ेगा, यानी समेशन ऑफ डी फाई टोटल फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, इंटेंसिटी इनटू कुल एरिया को ऐड करना पड़ेगा, टोटल एरिया को जोड़ना पड़ेगा, यानी समेशन ऑफ डी है। तो समेशन ऑफ डी फाई जो होगा वो ई इंटू एरिया कितना होगा, बोलो इसका एरिया कितना होगा, भाई पूरा एरिया स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं। तो पहला काम हो गया, डी फाई इज इक्वल टू ईडीए कॉस थीटा लगा के हम फ्लक्स निकाल लिए। अब सेकंड, अगेन या नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम लगाओ बालक। जब गॉस थ्योरम लगाएंगे तो टोटल जो फ्लक्स निकलता है वो किसके बराबर होता है, 1/ε0 इनटू क्लोज्ड, ये जो सरफेस खींचे हैं इसके अंदर जितना चार्ज है, कितना चार्ज है प्लस क्यू, 1/ε0 इनटू क्यू। इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन फार्मूला लगा के हम फ्लक्स निकाल लिए, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में समेशन ऑफ डी फाई इसके बराबर है, इक्वेशन सेकंड में समेशन ऑफ डी फाई इसके बराबर होता है। ये इतना के बराबर होगा, एकदम होगा। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू। तो E इज इक्वल टू, हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू ε0 इंटू क्यू। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर। यही आउटसाइड के लिए फार्मूला हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के आउटसाइड जो फार्मूला होता है वो 1/4 पाई ε0 क्यू बटा में आर स्क्वायर होता है, वही जो पॉइंट चार्ज के लिए होता है। तो आउटसाइड के लिए हमने फार्मूला डिराइव कर लिया। अब देखते हैं सरफेस के लिए, बाहर हो गया, अब सरफेस पर कितना होगा, यानी केस सेकंड। देखो केस सेकंड, केस सेकंड एकदम आसान है, चुटकी बजा के। हम कुछ नहीं कर रहे हैं भैया, हम कुछ करिए नहीं रहे हैं, हम दोनों फार्मूला लगा के इक्वेट कर रहे हैं, बस इतना ही हम जानते हैं। सेकेंड, अब देखो केस सेकेंड जो है, केस सेकेंड क्या है, केस सेकेंड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर।
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर के सरफेस पर। तो देखो बालक, ये वही था, यही जिसका रेडियस बड़ा आर था, चार्ज इस पे दिया गया था प्लस क्यू, प्लस क्यू। जब हमको इस सरफेस से बाहर निकाला गया था छोटा आर के डिस्टेंस पर, छोटा आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पी पर निकाला गया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो बाहर में E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आ रहा था। लेकिन अब कह रहा है कि इस सरफेस पर बताइए, यानी ये पॉइंट उठ के यहां पर आ जाएगा। जब ये पॉइंट उठ के यहां पर आ जाएगा, बाहर से सरफेस पर आ जाएगा, तो यानी ये जो छोटा वाला आर था, ये देखो इसके रेडियस के बराबर हो जाएगा। यानी जब बात है सरफेस पर, तो छोटा वाला जो आर था, यानी सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, वो बराबर हो जाएगा रेडियस के, यानी छोटा वाला आर बड़ा वाला आर के बराबर। तो ई सरफेस जो होगा वो बराबर हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई छोटका आर स्क्वायर था, लेकिन अब ये रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, और इस केस में ये मैक्सिमम होगा। समझ रहे हैं बात को ना, इस केस में मैक्सिमम होगा। तो सरफेस से, सॉरी स्फीयर से बाहर के लिए फॉर्मूला 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सरफेस के लिए फॉर्मूला 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर। अब आता है अंदर केस थर्ड, तो मिटाते हैं, चलते हैं केस थर्ड के लिए। देखो देखो, पढ़ते जाओ और नोट करते जाओ, सब जैसे जैसे चल रहा है नोट करते जाओ बालक, करते जाओ। रोज एक एक एप्लीकेशन अभी पढ़ेंगे, 5 एक आज हो जाएगा, 4 लेक्चर में 4 एप्लीकेशन का खात्मा हो जाएगा, उड़ जाएगा 4 गो एप्लीकेशन, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब जाके हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटी एंड कैपेसिटर। लो केस थर्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी inside hollow sphere, electric intensity at inside the hollow sphere। hollow sphere के अंदर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो चलते हैं अंदर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। तो जैसे मान लो ये कोई, फिर से वही बात कि मेरे पास कोई एक ये स्फीयर है, तनी और बड़ा बनाते हैं क्योंकि अंदर में निकालना है। हम मान रहे हैं कि हमारा पास एक ये स्फीयर है, और इस स्फीयर का रेडियस है बड़ा वाला यार, और इस पे चार्ज फिर से वही प्लस क्यू दिया गया है, लो भैया दे दिए, प्लस क्यू दिया हुआ है, दे दिए प्लस क्यू चार्ज। हमसे कहा जा रहा है कि आप इस स्फीयर के अंदर में, यानी बोले तो बहुत कम डिस्टेंस पर, ये छोटा आर डिस्टेंस पर, अंदर में यहीं पर कोई पॉइंट पी है, और इसी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालिए। तो जहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना रहता है, हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पर एक गॉसियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, तो हम इस पॉइंट को पर इस तरह से गॉसियन प्लेन ड्रॉ करते हैं, जिससे कि इसका रेडियस आर है, और ये पॉइंट पी इसके सरफेस पर आ जाता है। हो गया ये पॉइंट पी। फिर से वही काम करेंगे, हमको निकालना है कि इस पूरा सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो पहले बहुत छोटा सा सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे और पूरा को ऐड कर देंगे, तो होल बॉडी से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा मालूम चल जाएगा। तो हम मान रहे हैं कि ये जो पॉइंट पी है बहुत छोटा सा सरफेस इनक्लोज्ड कर रहा है। अगर पूरा सरफेस को ए से लिखते हैं तो ये बहुत छोटा सा सरफेस को किस चीज से, डी ए। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का इधर कुछ डायरेक्शन होगा, ई वेक्टर, इधर ही एरिया का भी डायरेक्शन होगा, इनका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिर से वही काम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ डीए एरिया।
डीए एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो पहले निकालते हैं। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 तो कॉस 0 1, तो डी फाई इज इक्वल टू, इधर लिखते हैं डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, यानी इस डी एरिया से इतना फ्लक्स निकलेगा। इसलिए पूरा होल बॉडी से कितना फ्लक्स निकलेगा, इसलिए फ्लक्स, होल फ्लक्स या टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ होल सरफेस, होल सरफेस, पूरा सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इस फ्लक्स को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना सरफेस से इतना फ्लक्स, तो पूरा सरफेस से कितना फ्लक्स, फ्लक्स को जोड़ना पड़ेगा। समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू एरिया को भी जोड़ना पड़ेगा ही डी ए। तो आपको मालूम है समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू, अगर इसका रेडियस आर है तो पूरा इस स्फीयर का, इस ये वाले स्फीयर का रेडियस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट, निकल गया। अब अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। नाउ अप्लाइंग गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, इसका मतलब टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ होल सरफेस, होल सरफेस से, यही ना बताता है जी गॉस थ्योरम कि होल सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। इस होल सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, समेशन ऑफ डी फाई, जो फ्लक्स निकलेगा 1/ε0 जो अंदर में चार्ज है। अब हमको बताओ, ये जो सरफेस तुमको बालक दिखाई दे रहा है, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कुछ चार्ज नहीं है। कहाँ चार्ज है, सब तो गोला के बाहर ही चार्ज है। इस सरफेस के अंदर कुछ चार्ज है, चार्जे नहीं है। जब इस सरफेस के अंदर चार्जे नहीं है तो चार्ज 0 ना जी, चार्ज 0। आप पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि सरफेस के बाहर जब चार्ज रहता है ना भैया, तो उस सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं निकलता है, सरफेस के अंदर कोई चार्जर नहीं है, 0 है, यानी समेशन ऑफ डी फाई जो होगा कितना 0, कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। इक्वेशन सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को देखिए, ये समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इतना, इतना इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कीजिए, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, डी फाई है डी फाई के बराबर, एलएचएस एलएचएस बराबर, तो एलएचएस एलएचएस भी बराबर होना चाहिए। इसलिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर होगा 0, तो ई बराबर 0 बटा में 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए ई बराबर 0। यानी इसका मतलब कि सरफेस के अंदर में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है वो हमेशा 0 होता है, सेंटर हो खास चाहे कहीं हो खास, हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0। यही कारण है कि लोग बोलते हैं कि जब कभी भी बिजली गिरे, थंडरिंग हो रहा है, तो कार उड़ है तो उस कार के अंदर जाके आप बैठ जाइए, क्योंकि कार तो हॉलो स्फीयर है और हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासे नहीं करेगा, कतनो बड़का बिजली आवस अंदर में चार्ज जइबे ना करी। देखो हॉलो स्फीयर के अंदर चार्ज बा, सब चार्ज बाहर बा, कतनो बड़का बिजली गिरी हनु कार पर, तो कार चारों बगल अपने और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, अंदर जाने ही नहीं देगा। जब चार्ज आपके बॉडी में टच आएगा नहीं, करेगा नहीं, तो आपको करंट मारेगा कहाँ से, नहीं मारेगा, तो आप थंडरिंग से एकदम सेफ रह जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी भी थंडरिंग हो तो आसपास में कार उड़ है तो उसके अंदर जाके छिप जाइए, तो जाके आप छिप जाएंगे तो आपको थंडरिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार के अंदर यानी हॉलो स्फीयर के अंदर आप चले गए और अंदर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी भी जगह 0 होती है। 0 होने की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास नहीं करेगा, इसलिए आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो समझे ही बात को? तो आपने यही समझा कि अगर कोई हॉलो स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर के बाहर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई छोटका r स्क्वायर। सरफेस पर के लिए फॉर्मूला 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई रेडियस का r स्क्वायर, और अंदर में जब आ जाइए तो 0। ये 3 चीज हमने आज पढ़ा और इन तीनों चीजों के लिए ग्राफ हम खींचेंगे, जो कि ग्राफ आपका एडवांस लेवल का बात है, एग्जाम में
मेंस एडवांस जो नीट का देता है लोग, उसमें पूछता है कि आप इस ग्राफ को पहचानिए। तो कैसे पहचानेंगे देख लेते हैं। ये तीनों समझ में आया ना जी, कैसे डिराइव किए? कुछ नहीं किए हम, डी फाई इज इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा फार्मूला लगा के फ्लक्स निकाले, फिर गॉस थ्योरम लगा के फ्लक्स निकाले, दोनों को इक्वेट किए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाले। अभी 4 दिन ऐसा ही चलेगा, सेम टू सेम यही काम चलेगा बस। और ज्यादा देर का लेक्चर नहीं है, बस एकदम तनिक सा बोले तो बहुत 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 कम, इंस्टेंटेनियस, तत्क्षणिक। लो देखो, पहला बात ये कि फर्स्ट में हमने देखा ये कि अगर ये भैया कोई स्फीयर है जिसका रेडियस बड़ा आर है और इससे बाहर में पूछा जा रहा है छोटा आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए यहां पर, तो ई आउटर का जो फॉर्मूला आया था वो आया था 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई छोटका आर स्क्वायर। केस सेकंड में हमने देखा कि इस सरफेस का रेडियस है अगर आर, बड़ा आर, और इसी सरफेस पर पूछा जा रहा है, इसी सरफेस पर कि आप बताइए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा इसी पॉइंट पी पर, तो छोटा आर बड़ा आर के बराबर होगा। तो ई सरफेस के लिए जो फॉर्मूला आया वो आया 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सॉरी बड़ा वाला आर स्क्वायर। अब ई अंदर का जब बात आया केस थर्ड में ई अंदर का अगर ये रेडियस बड़ा आर है और पूछा जा रहा है कि आप अंदर में है, अंदर में कहीं आप बताइए कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा, तो ई इंटर कितना आया जी? 0। सेंटर हो चाहे कहीं, सेंटर पर भी 0, अंदर में हर जगह 0, सरफेस पर इतना, अब बाहर के लिए ये फॉर्मूला। अब कह रहे हैं कि ग्राफ आप खींचिए, यानी ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ग्राफ ऑफ, चाहे ऐसे लिखते हैं ड्रॉ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस ड्यू टू होलो स्फीयर। होलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और ये डिस्टेंस के बीच आप ग्राफ को ड्रॉ कीजिए। तो चलो बालक देखो, यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तनी दिमाग लगा के देखना। इधर हम डिस्टेंस को दर्शा रहे हैं, आर को, जिसको आर से हम लिख रहे हैं, या चुपचाप लिखिए दे रहे हैं डिस्टेंस की, कोनो जो हुआ है ना। और ऊपर में हम इंटेंसिटी को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो जब सेंटर पर का बात करें, जब ये आर डिस्टेंस जीरो हो उस केस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना है? 0। जब सेंटर पर भी है तो 0, यानी जब यहां पर कोई पॉइंट होगा, इसका मतलब ओरिजिन पर है तो डिस्टेंस 0, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0, सही है। अब डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है, यहां तक आएगा फिर भी 0, क्योंकि अंदर में हर जगह 0, यानी डिस्टेंस को बढ़ाइए, इधर लेके आइए, लेकिन ऊपर वाला नहीं बढ़ना चाहिए, इंटेंसिटी 0 होना चाहिए। यानी यहां पर भी आया तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। लेकिन जैसे ही सरफेस पर आ रहा है, देखिए छोटा आर बड़ा आर के बराबर हो जा रहा है। यानी मान लीजिए ये सरफेस पर आया, यहां पर छोटा आर जब बड़ा आर के बराबर हुआ तो उस केस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम काहे बोल रहे हैं मैक्सिमम? क्योंकि देखो ये आर जो है, बड़ा आर सबसे छोटा है, और इसके बाद जब बाहर जाएगा तो देखो ये रेडियस से बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा, और जब बड़ा होगा ये तो ये चीज छोटा मिल जाएगा। जस ये बड़ा होते जाएगा ये छोटा मिल जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो ये रेडियस आर जो है सबसे छोटा ही ना टर्म है जी, आर सबसे छोटा है, इसलिए ये बड़ा होगा, और जस ये बड़ा होगा ये छोटा होता चला जाएगा। इसलिए जब छोटा आर बड़ा आर के बराबर है, उस केस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जा रहा है? मैक्सिमम, यानी एकदम बढ़ जाएगा मैक्सिमम। यहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएगा, ई मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम होने के बाद जैसे ही बाहर जाएगा
बाहर जाएगा यानी दूर जाएगा, दूर जाएगा तो आर का वैल्यू बढ़ेगा, आर का वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा यह इंटेंसिटी घटते चला जाएगा, यानी आर बढ़ेगा ये दूरी बढ़ेगा इंटेंसिटी घटेगा। यानी अब इस तरह से करना है कि इधर बढ़े लेकिन वही घटे, तो इस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखो जस्ट जस्ट यहां पर पॉइंट आया तो ये आर बढ़ा लेकिन इंटेंसिटी देखो कम हो गया, यहां पर आया तो ये आर बढ़ा लेकिन इंटेंसिटी कम हो गया, यहां तक आ गया, यहां पर आया तो आर इतना दूर बढ़ा लेकिन इंटेंसिटी कम हो गया, यानी आर अब बढ़ रहा है लेकिन इंटेंसिटी घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम ड्रॉ कर दिए। अब ये आर का वैल्यू कितना भी ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, कितना भी ज्यादा हो जाए, कितना भी हो जाए, लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं ना बात? इसको 500 कर दो, 1 लाख कर दो, 5 लाख कर दो, 5 करोड़ कर दो, ये कभी जीरो होगा नहीं होगा, क्योंकि नीचे में कितना भी वैल्यू कर दो यार ये जीरो नहीं हो सकता है। जब जीरो नहीं हो सकता है तो उस तरह के ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं? इस एक्स एक्सिस का पैरेलल हो जाता है, इसलिए इस लाइन को जो आएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स एक्सिस के ऐसे पैरेलल कर देंगे। इसका मतलब कभी जीरो नहीं होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसका मतलब कि जो है वो बढ़ रहा है 1/r² से। देखो r² है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1/r² के हिसाब से घट रहा है। तो इस तरह से हम ग्राफ को डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होलो स्फीयर के कारण बाहर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय छोटका r²। जस्ट जस्ट दूर जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होगा, लेकिन सरफेस पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, सरफेस पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय बड़का r²। सरफेस के अंदर सेंटर होके चाहे कहीं होके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होता है होलो स्फीयर के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं सेकेंड एप्लीकेशन के साथ।